नामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू बार एसोसिएशन की जानिब से एजाज़ से किया जाएगा सरफराज। उनकी खिदमत का तंजीम ने किया है एतराफ़। कर्नाटक में चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला रहमतुल्लाह नामी शख्स को तमिलनाडु से पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमकी के बाद कर्नाटक के चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस को दी गई वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की गई फराहम। जापान के वज़ीर-ए-आज़म का 2 दिनों का सरकारी दौरा खत्म। आज सुबह टोक्यो के लिए दिल्ली से हुए रवाना, दौरा रहा कामयाब। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट आइंदा माह करेंगे भारत का दौरा। पीएम मोदी की दावत को इसराइल ने किया है कबूल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। हाबिल गांव कुंजर से ताल्लुक़ रखने वाले कुंजर इलाके में ही बिजली पोल पर चढ़कर रिपेयरिंग का काम कर रहे एक कैजुअल मुलाजिम की आज हादसे में मौत हो गई है। पीडीडी महकमे में डेली बेसर के बतौर काम करने वाले वसीम अहमद मीर की मौत इलेक्ट्रिक पोल में करंट बहाल होने की वजह से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके बाद लवाहिकीन के हवाले किए जाने की तैयारी चल रही है। इस बीच लोगों ने पीडीडी महकमे से वसीम के अहल खाना को माली मदद करने की अपील की है। चूँकि वसीम एक गरीब तबके से है, गरीब घराने से है, ख़ानदान को माली दिक्कतों का सामना है। ऐसे मौके से घर में कमाने वाला वसीम था जो घर की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता था, लेकिन आज कुंजर के इलाके में ही बाज़ाब्ता तौर पर जब वो रिपेयरिंग का काम कर रहा था तब हादसा पेश आया और उसी पोल पर, जिस पोल पर वो काम कर रहा था, उसमें करंट बहाल होने की वजह से उसकी जान चली गई है। अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया लाश को और उस पोस्टमार्टम के बाद अब लवाहिकीन के हवाले किए जाने की तैयारी चल रही है। देखिए, वसीम अहमद मीर ये यहाँ हमारे दियोबुक का रहने वाला है और महकमा बिजली में ये बैसियत डेलीवेजर काम कर रहा है। बहुत सालों से ये काम करता था और डेलीवेजर जिस महकमे में डेलीवेजर है वही आजकल अपने महकमों को चलाने वाले हैं और चलाते भी हैं। कल इसका अचानक ये जो खंबा है, पोल है, तार का पोल, वो टूट के वो उसके ऊपर लाइनी वाइनी कुछ उनको वो मरम्मत कर रहा था, ठीक कर रहा था। पोल टूट कर नीचे गिरा जिस वजह से ये इसकी डेथ हुई। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी तरफ से नहीं, ये हमारे पूरे इलाके के लोगों की तरफ से सरकार से गुजारिश है कि इनको महकमाना तौर जो इसको बेनिफिट होना चाहिए वो मिलना इसको चाहिए, ताकि इसके जो गरीब माँ बाप है वो भी कुछ कर सके। एक गरीब माँ बाप का एक सहारा उनके हाथों से छिन गया। तो अब सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ और ख़ासकर अपने जो हमारे टंगमरग का जो महकमा है और यही पीडीडी, उनके असिस्टेंट इंजीनियर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनको भरपूर मदद होना चाहिए, डिपार्टमेंटली मदद, और इसको जो डिपार्टमेंट तौर तरीके तरफ से जो इनको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो इनको फ़ौरन मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि पीडीडी डिपार्टमेंट से, खासकर टंगमरग डिवीजन से, कि जो ये वसीम अहमद मीर जो कल अपना दौरानी ड्यूटी अपना जान गंवा बैठा, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इंतज़ाम से ये भरपूर अपील करना चाहता हूँ कि इस जो ये वसीम अहमद मीर इस दुनिया से चला गया, इसको भरपूर मदद कीजिए। पुलवामा में आज साइको सोशल काउंसिलिंग के बैनर तले इंतज़ामिया की मदद से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की रहनुमाई की गई कि वो कैसे रोज़गार के मौके खुद पैदा कर सकते हैं और कैसे रोज़गार के मौके हासिल कर सकते हैं। नौजवानों को गलत रास्ते से निकालकर सही समत में रहनुमाई करना और मौके फराहम करना भी इस प्रोग्राम का अहम मकसद बताया जा रहा है। ख़ासतौर से उन नौजवानों को जो ड्रग्स की लत के शिकार हो चुके हैं, जो ड्रग्स के रास्ते पर निकल चुके हैं, उन्हें उस रास्ते से निकाल करके बाज़ाब्ता तौर पर एक महज़ब शहरी बनाने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम के बैनर तले की जा रही है। और साइको सोशल इस प्रोग्राम के ज़रिए, काउंसलिंग इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को ये तरगीब देने की कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से रोज़गार हासिल कर सकते हैं और किस तरह से रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। तो
तो ये आउटरीच का प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर आज पुलवामा में देखने को मिला। सोशल वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया है इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रोग्राम है साइको सोशल काउंसलिंग अंडर मिशन यूथ, और जो सर हमारे यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम है, इसमें हमने स्कूल्स पहले इससे पहले हमने ब्लॉक्स पे हर ब्लॉक में हमने ये प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने यूथ क्लब्स को इसमें इनवाइट किया था और उनको अवेयर की डिफरेंट जो हमारी यूथ मिशन यूथ के अंडर डिफरेंट स्कीम्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। और आज हमने स्कूल्स में किया है, पहले सबसे पहले हमने हायर सेकेंडरी स्कूल पिंगलेना में किया है, इसके बाद हमने गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा में और जो हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नायरा में हमने ये ऑर्गेनाइज 3 प्रोग्राम्स आज किए हैं। जो हमारा मिशन यूथ के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उनकी अवेयरनेस हम दे रहे हैं बच्चों को भी, और ताकि ये बच्चे घर में अवेयर करे, बाकियों को अवेयरनेस दे कितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कीम्स चल रही है, उन सभी स्कीम्स की अवेयरनेस उनको देंगे। ये जो प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आज यहाँ मुनक़्क़िद कर रहा है, इसका ख़ास मकसद ये है कि बच्चों को जो ये बुरे कामों में फंस गए हैं, ख़ास तौर ड्रग्स में या और किसी चीज़ में ये इन्वॉल्व हो गए हैं, उनसे बचाना और इनको काउंसलिंग करना, ताकि ये अच्छी जॉब के लिए आज ही तैयार रहें। और इनको ये ट्रेनिंग देनी है, काउंसलिंग करनी है कि अपना रोज़गार आप कैसे कमा सकते हैं। बहन वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू का 2 दिनों का दौरा ख़त्म हो चुका है। कल शाम या कल रात को वो दिल्ली लौट चुके हैं। इस वक्त उत्तराखंड पर नज़र है, लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि कल जब वो दिल्ली लौट रहे थे उससे पहले वो बाज़ाब्ता तौर पर हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो महानपुर में वाक़ है वहाँ उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। महानपुर में मुजवज़ा हाई सिक्योरिटी जेल की जगह का दौरा किया, साथ में LG मनोज सिन्हा भी थे। उन्हें बताया गया, पूरा लेआउट दिखाया गया और बताया गया कि प्रपोज्ड हाई सिक्योरिटी जो वाला जेल है उस जेल के हवाले से क्या कुछ इंतज़ामात हैं और किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये पूरी बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीर दिखाई गई, रोड मैप दिखाया गया, उन्हें खाका बताया गया कि क्या कुछ सरगर्मियां कहाँ चल रही है और किस तरह की कोशिशें कहाँ चल रही हैं। आपको बता दें, कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जब जम्मू में BSF की राइजिंग परेड में शिरकत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने खिताब में ख़ास तौर से जेल से दहशतगर्दाना खेल का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तौर पर नकील कसने की ज़रूरत है। और उस राइजिंग परेड के खात्मे के बाद सिक्योरिटी अहलकारों के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तब भी वज़ीर दाखिला अमित शाह को यह कहते हुए सुना गया कि किस तरह से जेल के अंदर से शरपसंद अनासर सरगर्म हैं और किस तरह से दहशतगर्दाना खेल खेल रहे हैं, अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर काबू पाने की ज़रूरत है। यह वजह है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को आने से दिल्ली लौटने से पहले देखा गया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो महानपुर में है, जो वो जगह जहां पर तैयारी चल रही है उसका जायज़ा लेकर के उन्होंने क्या कुछ कमियां खामियां हैं और क्या कुछ मज़ीद उसमें इजाफा किया जा सकता है, इन तमाम हवालों से गौर किया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब वज़ीर दाखिला अमित शाह हाई प्रपोज्ड सिक्योरिटी प्रिजन का दौरा कर रहे थे। जापान के वज़ीर आज़म 2 दिनों के भारत दौरे का खात्मा करके अब टोक्यो के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह अपने मुल्क के लिए दिल्ली से रवाना हुए। इस 2 दिनों के दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा वफूद सतह के मुज़ाकरात भी हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और ख़बर यह भी है कि यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा था और इसकी अहमियत इस वजह से भी थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगले 5 साल के लिए 5 सालों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा कई और उमूर हैं जिन पर दोनों मुल्कों के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। खासतौर से 5 से 6 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। जापान अगले 5 साल में भारत में 5 ट्रिलियन यानी तकरीबन 3.20 लाख करोड़ की सरमायाकारी का नया हदफ मुकर्रर किया। इस दौरान इस बात का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा के साथ दिल्ली में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तौर पर इस दौरे के दौरान 6 मुआहदों पर दस्तखत
दस्तखत किए गए हैं। भारत और जापान के दरमियान ये दोतरफा मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन बहरान को लेकर दुनिया में हमाजहत तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा एक आला सतही वक्त के साथ अपने 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचे थे। वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे, इससे पहले वो भारत नहीं आए थे। जापान और भारत के दरमियान 14वीं सरबराही इजलास के बाद जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा के साथ एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने से हिंद बहरुल काहिल के खित्ते और दुनिया में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान दोनों महफूज, भरोसामंद और मुस्तहकम तवानाई की फराहमी की अहमियत को समझते हैं और ये पायदार इक़्तिसादी तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के अहदाफ को हासिल करने के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि पीएम किशिदा भारत के पुराने दोस्त रहे हैं। मुझे उनके साथ तबादला ख्याल करने का मौका मिला जब वो जापान के वज़ीर ख़ारजा थे। जापान भारत में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने 2014 में 3.5 ट्रिलियन येन की सरमायाकारी के हद को अबूर किया है और अब हमने उसको बढ़ाने का फैसला किया। आने वाले 5 सालों में हमने 5 ट्रिलियन यानी कि तकरीबन 3.20 लाख करोड़ की सरमायाकारी का नया हद मुकर्रर किया है। जब जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे 2014 में भारत आए थे तो उन्होंने 5 सालों में 3.5 ट्रिलियन येन की सरमायाकारी की मदद का ऐलान किया था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और जापान के दरमियान इस मीटिंग में न सिर्फ हिंदुस्तान और जापान के दोतरफा ताल्लुकात के हवाले से बात हुई बल्कि चीन के मामले पर भी हिंदुस्तान की जानिब से एक छोटा सा मामूली ब्रीफ किया गया जापान के वज़ीर-ए-आज़म को, और साथ ही साथ यूक्रेन के मामले पर भी बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत की गई और यूक्रेन पर बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने जापान के वज़ीर-ए-आज़म को कहते हुए देखा कि रूस ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के बीच 2 दिनों का दौरा काफ़ी अहमियत के हामिल था और अब ये दौरा ख़त्म हो चुका है चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जापान अपने मुल्क रवाना हो चुके हैं। आज सुबह सुबह मरकज़ी वज़ीर रेलवे बाज़ाब्ता तौर पर जो रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे थे, वहीं उन्हें अलविदा कहने के लिए, खैराबाद कहने के लिए भी पहुँचे। एयरपोर्ट पर उनको बाज़ाब्ता तौर पर अलविदा कहा गया और खुश उसलूबी के साथ उन्होंने जवाब देते हुए अपने मुल्क के लिए रवाना वो हो गए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अगले 24 से 72 घंटे काफ़ी अहमियत के हामिल है इमरान खान की सरकार के लिए। बच गई तो बच गई, वरना गई तो गई। चूँकि आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन की जानिब से जो ऐलान किया गया है, पीडीएम की जानिब से जो फैसला किया गया है, वो एक फ़ैसला नहीं, एक धमकी भी है इमरान खान के लिए। वो ये है कि पीडीएम इस बात के लिए तैयार है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरकार अब इस बात के अहल नहीं है कि वो हुकूमत में रहे। इसलिए वो बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर से मुतालबा किया गया है कि 21 तारीख को यानी कल, यानी पीर के दिन ही आदम तहरीक की वोट कराई जाए, आदम तहरीक पेश की जाए। हालांकि अपोजिशन की इस मुतालबे को मुसलसल नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है, अभी तक की जो खबर मिली उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोटिंग कराई जाएगी। चूँकि बीच में 21 तारीख को कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में OIC का इजलास भी होने जा रहा है और OIC इजलास को खलल डालने के लिए, उसे रोकने के लिए भी धमकी अपोजिशन की जानिब से दी गई है। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई तो असेंबली में धरना देंगे, ये अपोजिशन की जानिब से धमकी दी गई है इमरान खान की सरकार को। और ये भी कहा गया कि पीर तक किसी भी हाल में, यानी कल किसी भी हाल में सरकार को चाहिए, स्पीकर को चाहिए कि वो तहरीक की वोट कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते हैं तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। ये धमकी है अपोजिशन की जानिब से। मुत्तहदा अपोजिशन ने पीर को ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान कर दिया है।
मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर स्पीकर ने गैर जमहूरी सोच अपनाई तो सारी अपोजिशन और पार्टी को मनाऊंगा। अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते हैं तो हम ऐवान से उन्हें उठने नहीं देंगे। फिर देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। हम वहां उसी फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता। ये PDM की जानिब से बिलावल भुट्टो कह रहे थे। उन्हें कहना था कि ये साजिश पकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तशद्दुद से वोट का हक इस्तेमाल न करने दें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और कौम को मुबारकबाद देता हूं कि इमरान अक्सरियत खो चुके हैं। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की जीत है। तो PDM की जानिब से एक धमकी भी है और एक तरह से इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त भी है, क्योंकि PDM ने ऐलान कर दिया है कि कल किसी भी हाल में तहरीक पेश करनी होगी। बसूरत दिगर वो एक तो असम्बली के अंदर ही धरना देंगे और साथ ही साथ ये भी करेंगे कि वो OIC इजलास नहीं होने देंगे। हालांकि 2 दिनों का OIC का इजलास जिसमें 48 ममालिक के मंदूबीन और नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, कल से मुनक्किद होने वाला है। इधर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि पैसे लेकर रुकने असम्बली किसी और के साथ चले जाए तो एहतजाज अवाम का फर्ज बन जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने लोगों को कहा कि लोग जरा जज्बात में आ गए और सिंध हाउस तक पहुंच गए। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में सबका हक है। याद रहे कि 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अरकान कौमी असम्बली के हमरा सिंध हाउस पर हमला किया था। PTI के कारकुन सिंध हाउस के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए थे और तोड़ फोड़ भी की थी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद जान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके उन्हें पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि सिंध हाउस जैसे वाक़यात दोबारा न हो। तो इमरान खान के लिए मुश्किल सूरत हाल, और देखना होगा कि कल अगर तहरीक नहीं पेश की जाती है तो फिर क्या OIC के इजलास में खलल डालने की कोशिश होती है या फिर क्या आगे और भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है जिससे पाकिस्तान का सर शर्म से झुक जाए दुनिया के सामने। रूस और यूक्रेन की जंग को अब करीब करीब 1 महीना पूरे होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। 25वां दिन जंग जारी है, धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो एक बार फिर से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से वो धमकी है जिसमें कहा गया है कि हम रूस को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं अगर रूस बात नहीं मानता है तो। लेकिन इस बीच जो रूस से हमें खबर मिल रही है, रूस ने यूट्यूब को खबरदार किया है। रूसी हुक्काम ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गूगल से मुतालबा किया है कि यूट्यूब पर रूसी शहरियों पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालना बंद किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो मुल्क भर में उसकी सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएगी। ये पहली बार हो रहा है जब सोशल मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर रूस की सरकार की जानिब से धमकी दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा न किया गया, यानी कि रूसी शहरियों को हरासा करने की जो कोशिश चल रही है वो ख़त्म न हुई तो फिर वो अपने मुल्क में यूट्यूब को ही बंद कर देंगे, सर्विस मुअत्तल कर देंगे। आपको बता दें कि रूस में मौजूद गूगल के तर्जुमान ने ताहाल कोई मौक़िफ़ इस पर नहीं दिया है, बयान नहीं दिया है। रूसी रेगुलेटर्स का कहना है कि यूट्यूब पर इश्तिहारात के जरिए रूस के खिलाफ मनफी पैगामात नश्र करने से साबित होता है कि प्लेटफॉर्म रूस मुखालफत पर उतर आया है। यूट्यूब इंतजामिया के इक़दामात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं जिसकी वजह से रूसी शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरा लायक है और रूसी शहरियों की ज़िंदगियों को खतरा लायक करने वाली हर चीज पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों न हो। तो रूस की जानिब से एक और धमकी दे दी गई है और इस बार यूक्रेन को नहीं बल्कि यूट्यूब को धमकी दी गई है कि वो जो रूस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ है उससे बचना चाहिए, बसूरत दिगर वो यूट्यूब को बंद कर देंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है यूक्रेन में वो बताया जा रहा है कि मारियोपोल में शहरियों को निकालने की कोशिश चल रही है, धमाके भी हो रहे हैं लेकिन शहरियों को निकालने की कोशिश भी चल रही है। इस वक्त खबर यह भी मिल रही है कि आज सुबह सुबह मारियोपोल में धमाके हुए हैं और इस बीच कई लोगों की जान गई है, इतनी तादाद बताना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा खबर मिल रही है कि गलियों में भी जो स्ट्रीट फाइट है वो भी चल रही है। इसके अलावा जो खबर मिल रही है कि चाइना का बयान आया है
कहा कि हम तारीख के सबसे सही मोड़ पर सही समत में हैं यूक्रेन के साथ, यानी यूक्रेन के साथ अब चाइना ने अपने आप को जाने का फैसला कर दिया है। चाइना ने कहा है कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, यूक्रेन के साथ हम हैं। ये चीन की तरफ से अब चीन के वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान किया है और कहा है कि हम कंटिन्यू यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, माली मदद पहुंचाते रहेंगे। और इसके अलावा जो खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब एडिशनल मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड जो यूक्रेन के लिए है वो उसका ऐलान कर दिया है। तो आलमी ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग और धमाके ख़त्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट हिंदुस्तान के दौरे पर आइंदा माह आने वाले हैं। हिंदुस्तान का दौरा इनका 2 दिनों का होगा, ये 4 दिनों का ज़राए अलग अलग तरह की खबरें बता रहे हैं, लेकिन ये है कि वो अगले महीने हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। नफ्ताली बेनेट के हवाले से कहा जा रहा है कि वह अगले महीने की 2 अप्रैल को आएंगे और 5 अप्रैल को वापस जाएंगे। ये 4 दिनों का दौरा माना जा रहा है। और एक खबर यह भी है कि 4 तारीख को आएंगे और 5 को चले जाएंगे, 2 दिनों का दौरा माना जा रहा है। लेकिन यह है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके कहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत दी है, जिसको हम कबूल करते हैं और आइंदा माह हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। यानी कि अगले महीने 2 तारीख को 2 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इसराइल नफ्ताली बेनेट हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आएंगे। 2 अप्रैल सैटरडे को हिंदुस्तान पहुंचेंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है। ये फॉरेन मीडिया एडवाइजर की जानिब से ये बयान जारी किया गया, जिसमें कहा कि 2 तारीख को वो हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नफ्ताली बेनेट के दरमियान इस मीटिंग में क्या दोनों मुल्कों के रिश्ते के हवाले से बात होगी। लेकिन आपको याद होगा ये जो तस्वीर आपके सामने चल रही है ये COP26 की तस्वीर है, जब वज़ीर-ए-आज़म पहली बार नफ्ताली बेनेट से मिले थे और उसमें UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहा था ग्लासगो में। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाज़ाब्ता तौर पर PM बेनेट को इन्वाइट किया था, दावत दी थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर उस दावत को उन्होंने कबूल किया है और आने की तैयारी कर ली है। खबर है कि अगले महीने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे और हिंदुस्तान के साथ दोनों मुल्कों के रिश्ते को मज़ीद गहरा करने की, मज़ीद ताल्लुकात में गहराई लाने की कोशिश की जाएगी। ये 4 दिनों का दौरा वज़ीर-ए-आज़म इसराइल का हो सकता है, ऐसी खबरें मिल रही है, ज़राए का कहना है। और ये भी माना जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में, सॉफ्टवेयर के मैदान में और डिफेंस के मैदान में कई अहम दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामों पर दस्तखत हो सकते हैं। इकोनॉमी यानी मईशत के मैदान में भी दोनों मुल्कों के दरमियान, एग्रीकल्चर और इसके साथ ही साथ रिसर्च, ये सब ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बताया जा रहा है कि इन तमाम शोबों में हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान इत्तफाक हो सकता है, मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। हतमी तौर पर यह अभी साफ नहीं हुआ कि कितने मुआहदों पर दस्तखत होंगे, लेकिन यह बताया जरूर जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत हो सकते हैं और दोनों मुल्कों के रिश्ते इससे बहुत ही गहरे और होंगे। चूंकि इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहुत ही करीबी उनका रिश्ता था। अब नफ्ताली बेनेट वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर जब से बैठे हैं तब से अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है जब वो हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी मुलाकात उनसे की थी और वो ग्लासगो में की थी। अब खबर मिल रही है कि वो खुद दिल्ली आ रहे हैं और हिंदुस्तान इसराइल के रिश्ते को मज़ीद तवानाई देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।